खोलो। यो यो मैम। एक बच्चा हाथ खड़ा करो और मुझे बताओ इंडेक्स में क्या क्या चैप्टर लिखे हैं। एक बच्चा हाथ खड़ा करो। 1 मिनट प्रिया, बताती हूँ। ये जिसके भी पेपर के बाद के डाउट है अब रुक जाओ, है ना, अब काफी टाइम हो गया। इसके बाद मुझसे पूछते हुए जाना। हाँ विशाल बताओ बेटा। मैम मैंने तो इसलिए बताया था कि हमारी बायोटेक क्या थी, वो उसके थोड़े से टॉपिक्स बच गए थे जो हमने करने थे। कौन से टॉपिक बचे हैं? मैम अभी तक एपिकल इशू ही नहीं पड़े थे और अदर्स जो 3 थे वो भी नहीं किए थे हमने। एथिकल इश्यूज रहते हैं हमारे। यस मैम, और बायो रिमिडिएशन। मैम ये अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ऑलराइट। मैम हम्म। मैम इन्हें हम एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे, आज न्यू चैप्टर कर ले। हाँ वही करेंगे, मैं एक बार वो यहाँ से देख लूँ एक बार। ये एक साथ कर लेंगे ना, क्योंकि दूसरे बैच का भी ये रहता है। वही तो मैं पूछ रही थी कि हो गया बायोटेक या नहीं, क्या तो रही हूँ, मेरे को उठने का टाइम नहीं मिला। कोई ना, साथ में पढ़ लेंगे ये, क्योंकि दूसरे बैच का भी सेम ही रहता है लास्ट में। ठीक है, तो ये थोड़े से टॉपिक रहते थे, एथिकल इशू, बायो रेमेडिएशन, छोटू सही है। अच्छा सो अब थोड़ी देर के लिए सब सुनना। मेरे को क्या कहते हैं प्रीति, एक बार बताना कौन कौन से चैप्टर है इकोलॉजी के आपके। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और 14 चैप्टर इकोसिस्टम, 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और 16 है इन्वायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज, राइट, गुड। नीचे कर लो हाथ। तो देखो ये 4 चैप्टर्स आपकी स्क्रीन दिख रही है सबको। यो यो तो आपके बेटा माइक बंद कर लीजिए प्लीज, ठीक है। आपके अब 4 चैप्टर्स रहते हैं, उसके बाद हमारी 12th खत्म हो जाएगी, है ना। बायो एक बार खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है पूरी खत्म होगी। पूरी बायो खत्म होने का मतलब है अब हम इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अब आपको पता है आपका मिड सितंबर में कौन सा टेस्ट आने वाला है? यो 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 मैम। आपका आने वाला है मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पिछली बार जैसा भी रहा, आपका पहला पहला मेजर टेस्ट था, इतना लेंदी टेस्ट था, तो आपने प्रॉब्लम भी फेस करी होगी कि टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है, इतना सारा पेपर करने में थक भी जाते हो, बैठे बैठे होता होगा ना, हुआ होगा। हम्म। अब थोड़ी देर सब यहाँ सुनेंगे। तो हमें इस मेजर टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेजर टेस्ट के मार्क्स देखे जाते हैं कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, पढ़ भी रहा है या नहीं। मेजर टेस्ट से पता चलता है ना हमें, एक साथ जब आप इतना बड़ा पेपर देते हो, क्योंकि नीट भी वैसे ही आना है, राइट। तो हमारे ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे जो हमारे पढ़े हैं, वो है सितंबर में। तो सितंबर एंड तक हमारे ये चारों चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों के स्कूल में तो कोई पेपर नहीं है ना अक्टूबर में? नो मैम। नो मैम। आप लोगों के दिसंबर में बोर्ड्स तो नहीं आने ना? नो मैम। मैम प्री बोर्ड। नो मैम। मैम प्री प्री बोर्ड। बेटा वो प्री बोर्ड्स का सब ये सब तो चलता रहेगा स्कूल में, आपके बोर्ड्स तो नहीं आने ना? ये बताओ मुझे, जो मार्क्स आपके एक्चुअल में चढ़ते हैं वो तो नहीं आने ना? नो जो आपके मैम। सर्टिफिकेट पे चलता है वो नहीं आने ना? बस उस पर फोकस करते हैं। तो सब चुप करो अब थोड़ी देर के लिए, है ना, बीच में मत टोकना। तो बेटा अक्टूबर है, बेटा माइक बंद थोड़ी देर के लिए। नवंबर, दिसंबर। हम्म। तो अक्टूबर में हम क्या करेंगे, अक्टूबर में हम करेंगे रिवीजन। हम पूरे 1 मंथ में पूरा रिवाइज कर देंगे क्या, 12th। ठीक है। 2 तरीके के प्लान्स है, हर बैच का अपना प्लान है, जिसको जो सूट करता है वो बताओ, ठीक है। दूसरे बैच से भी मैं उनके हिसाब से पूछूंगी, आपसे मैं आपके हिसाब से पूछ रही हूँ। जिस चीज में सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो रहेगा, वही हम करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा फंड है। आपकी कोचिंग का मेन पर्पस ये है कि आपका नीट क्वालिफाई हो। हमारे ये पर्पस है कि आप उनके साथ ही नीट क्वालिफाई कर दो। हम ये ज्यूम नहीं कर रहे हैं कि आप अगले साल ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है। सो विल ट्राई ऐसे कि आपका इसी साल नीट क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई का मतलब है कि आप एक मेडिकल कॉलेज में फॉर एमबीबीएस जाने तक क्वालिफाई करते हो। अब आप एमबीबीएस सिलेक्ट करो, बीडीएस सिलेक्ट करो, फार्मेसी के लिए चले जाओ, या बीएससी मेडिकल ले लो, वो आपकी चॉइस है। चॉइस आपकी हो, लेकिन आप टॉप मोस्ट रैंक तक जा सको। तो ट्यूशन में पढ़ाई वैसी ही चलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्कूल का प्रिपेयर हो जाएगा, दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि सिलेबस सेम है। अब अक्टूबर में अगर 12th हम रिवाइज करते हैं तो फिर हमारे पास आता है नवंबर। आपको पता है चाहे अक्टूबर या कुछ भी हो, फ्राइडे को तो हम 11th ही रिवाइज करेंगे हमेशा, है ना। हमारा फ्राइडे फिक्स है। तो आपके अक्टूबर एंड तक आपकी प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर श्योर खत्म हो जाएगी हर फ्राइडे को अगर हम पढ़ेंगे तो। ओके, नवंबर जब आपका आएगा तब हम 11th की तरफ जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी तो आप कर ही चुके होंगे। इसके बाद 11th में हम करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी।
और हम शिफ्ट कर देंगे फ्राइडे को हम सिर्फ रिवाइज करा करेंगे 12th। ध्यान से देख लो, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ आना चाहिए। जिसको नहीं समझ आता वो बोल सकता है, कोई बात नहीं। ओके, मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं पाऊंगी तो आज इसको ये डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा दिसंबर, ठीक है। दिसंबर के अंदर आपका 11th के जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट यूनिट्स जो है, फर्स्ट 2 यूनिट्स उसको खत्म करेंगे। फर्स्ट 2 यूनिट्स के अंदर प्लांट और एनिमल किंगडम आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भर के क्वेश्चन आते हैं उससे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार तो पढ़ाना पड़ेगा ना मुझे, चाहे आप उसमें कितना भी रटो। मॉर्फोलॉजी में आपने रटना होता है, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। एनाटॉमी में आपको समझना होता है, उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो, और वो जल्दी समझ नहीं आता। तो दिसंबर में 2 यूनिट खत्म होती है। अगर हम ऐसे चलते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका कंक्लूजन ये निकलेगा। देखो सारे 11 के चैप्टर मैं आपको करा नहीं पाऊंगी, खत्म नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम सब इंपॉर्टेंट इतना कर लेंगे कि आपका नीट का हो जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि बिफोर 2023 में आपका 11th भी और 12th भी नीट के परस्पेक्टिव से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम ऐसे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से चलेगा। लेक्चर वही होंगे, मंडे टू सैटरडे आपके बायो के जो मेरे साथ होते हैं। सैटरडे को हमेशा टेस्ट पेपर डिस्कशन होता है, और फ्राइडे को हमेशा अक्टूबर में वही 11 चलेगा, और नवंबर दिसंबर में फ्राइडे को 12th का चलेगा। दैट मीन्स हम मंडे टू थर्सडे तक जो भी चीज को ऑप्ट करेंगे वो पढ़ेंगे, राइट। तो मंडे टू थर्सडे तक आपका ये प्लान रहेगा। इतना क्लियर है? एक प्लान तो ये है मेरे पास जो मुझे समझ में आता है। दूसरा प्लान क्या है मेरे पास, दिस इज अ प्लान ए। सबका वोट होगा, देखो सबको बोलने का हक है, सब बोलेंगे, उसके बाद फाइनलाइज होगा। दूसरा प्लान मेरा ये है कि सितंबर तो हम अभी भी 4 चैप्टर ही करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर जो जितने भी ये 4 पेंडिंग है उसको हम सितंबर में खत्म करेंगे, और वो फ्राइडे हमारा वही रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी का। आपकी प्लांट फिजियोलॉजी आई होप काफी हद तक खत्म होनी चाहिए। मिड में मेजर टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन में हम फोकस लेंगे। तो सितंबर आपको ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में व्हाट आई सजेस्ट इज दो, एक ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम रखे हमारा, ओके यहाँ लिखती हूँ मैं, एक सेकेंड। तो अगर मैं रख लूँ, एक हफ्ते को डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि आपकी क्लास रोज होती है बायो की, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो हम लोग मंडे ट्यूसडे वेंसडे को कर ले 11th ग्रेड का, जो भी हम पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं 11th ग्रेड का पढ़ेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोग रख लेंगे 12th ग्रेड के लिए, जिसमें सैटरडे को, क्योंकि आपके पेपर तो अभी अक्टूबर में 12th के चैप्टर्स के ही चलेंगे ना, तो 12th के चैप्टर का टेस्ट भी आपका सैटरडे को डिस्कस हो जाएगा। बाकी फ्राइडे और थर्सडे को हम 12th के कोई चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे साथ में। तो या तो हम ये प्लान कर सकते हैं हर हफ्ते के हिसाब से। तो उसमें क्या होगा, आप 11 तो आपके न्यू चैप्टर चलेंगे और 12th की आपके साथ साथ रिवीजन चलती जाएगी, क्योंकि 12th में तो रिवीजन ही होगी ना, अक्टूबर में सिलेबस तो हो चुका होगा। 11th का हमेशा न्यू चैप्टर चलेगा, और वही चलेंगे, पहले प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे फिर एनिमल फिजियोलॉजी चलेंगे। तो ये हम रखेंगे कि अक्टूबर में भी ऐसा चले, नवंबर में भी ऐसा चले, एंड दिसंबर में भी ऐसा चले। इसका कंक्लूजन क्या होगा, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में बनाऊंगी तो कंक्लूजन बेटा ये निकलेगा कि आपका 2023 के अंदर, जब तक आपका न्यू साल आए उससे पहले आपका 11th एंड 12th दोनों कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी दोनों कंप्लीट होगा ना, दिस इज प्लान बी, ठीक है। तो प्लान ये ए है जो अक्टूबर में रिवीजन 12th की पूरी कराएगा, फिर नवंबर से वो 11th पढ़ाना स्टार्ट करेगा, दिसंबर में भी 11th ही पढ़ेंगे। 12th में हम सिर्फ हर फ्राइडे, मतलब महीने में 4 दिन आप 12th को रिवाइज करोगे, बाकी टाइम आप रिवाइज नहीं करोगे। ये दूसरे वाले प्लान बी के अंदर हम हर हफ्ते आधा हफ्ता हम 11th पहले पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 दिन, और लास्ट के 3 दिन हम 12th को रिवाइज कर रहे हैं। दोनों केस में रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है, लेकिन आपको क्या प्रेफरेबल है वो आप बताओ। तो सबके सब बच्चे अपनी कन्वीनियंस से चैट बॉक्स में लिखेंगे ए या बी, सिंपल। क्लियर है सबको क्या करना है? मैम ए वाला रिपीट करना। बेटा चैट बॉक्स में लिखने को बोला है मैंने, क्यों? ए और बी दोनों चीजों को आप चैट बॉक्स में लिख दो, आपको क्या ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। हर एक बच्चा लिख लो, बाद में मत बोलना पॉइंट ऑफ व्यू ने। देखो जो बच्चे क्लास में नहीं बोलते मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है हर किसी का अपना तरीका होता है पढ़ने का। मैं भी बहुत कम बोलती थी, मैं सिर्फ वहां बोलती थी जहाँ मेरा मन करता था, मैं खुद भी ऐसे थी, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, बड़ा अनफेयर होगा।
लेकिन जहां पर है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, वहां पर रखना चाहिए। तो आप लोग सिर्फ चैट में लिख सकते हो ना, अगर आपको बोलना नहीं पसंद तो, लेकिन यहाँ पे लिख लो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा आपकी बायो कैसे चलेगी, और बायो बहुत मैटर करती है। नीट में 50% सिर्फ बायो है। अगर बायो में 360 आउट ऑफ 360 आ गए, बच्चों के आ भी जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हुआ है कि नहीं आ सकते, कभी कभार आ भी जाते हैं। अगर इतने भी आ गए ना, तो अकेले नीट तो तुम ऐसे क्वालिफाई कर लोगे। सोच के बताओ उसे। पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स से पूछ लो। आई गिव यू 1 मिनट, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स सबका चाहिए। मैं एक बार पूछूंगी, इसके बाद नहीं पूछूंगी। 1 मिनट दे रही हूँ, सोच लो। चैट बॉक्स में लिखना। मैंने फोन से ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इंटरनेट इशू है ना, तो लाइट चलेगी तो मैं फोन से ही कनेक्ट करूंगी, तो मैं आपका अभी यही चैट बॉक्स में देखूंगी। 30 seconds लेफ्ट। राइट डन वट एवर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगी मैं किसी से। आई कैन अश्योर यू दैट। लास्ट 5 seconds। जिसने नहीं लिखा लिख लो प्लीज। ओके, लेट्स चेक। जो डिसाइड होगा वो करेंगे। सो ए को कितना गया और बी को कितना गया देख लेते हैं। अभी भी नहीं लिखा तो लिख लो, मुझे लगता है सारे बच्चों ने लिखा है। ए 1 2 3 4 5 6 7। अंकिता 2 बार लिखा तुमने। कंफ्यूज कर रही हो है, निशान करती हो ना। 2 बार नहीं लिखना है। ओके, लेट्स से बी को कितने मिला है। 20। ओके यार, काफी क्लोज था ये तो है। नाइस। बच्चे क्लास में 60 है, मेरे को निकाल दो, वोट 49 आए हैं, बाकी होगा क्या है? कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, है? दूसरे जो बोलेंगे वैसे कर लोगे या फर्क नहीं पड़ता? जब भी कोई तुम्हारा वोट मांगे तो जरूर देना, फिर तुमको कोई हक नहीं है बाद में बोलने का कि हमारे हिसाब से हो नहीं रहा, ये गलत है ना? यो मैम। तो मेजोरिटी तो बच्चे जा रहे हैं ए के साथ, लेकिन कंपटीशन बहुत ही क्लोज है ये। ओके, मैं ये वाला तुमको, यही वाला स्लाइड आपको मैं ग्रुप में भेजूंगी। कल मैं एक बार दोबारा पूछूंगी, एक बार अच्छे से घर बैठ के सोच लेना। ओके, यो मैम। चाहे तो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर लेना, तुम्हें क्या लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा। ऑलराइट, यो चलो। मैंने मैंने ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ लिखा नहीं है आज, मैं बस उठी हूँ क्लास से पहले, टू बी ऑनेस्ट, है ना। सो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव यही था कि आज हम लोग क्या करेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या करना है। प्लान टिल दिसंबर, कि दिसंबर तक एक बार तुमसे पूछ लूं कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं वैसे पढ़ा दूंगी। मेरा कम पढ़ाना है। इन एनी केस 11th तो मैं तुम्हें दिसंबर से पहले करा के ही मानूंगी, क्योंकि मेरे को पता नीट उसी का निकलेगा जो दिसंबर से पहले कर लेगा। उसके बाद बच्चे नहीं कर पाते स्कूल के साथ, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो दिसंबर से पहले वाला प्लान तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने इस वीक का प्लान डिस्कस करना है ना। यो ये तो वीकली प्लान हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और तीसरा, हमने एनसीईआरटी रिव्यू से स्टार्ट करना है। तो देखो, जो इकोलॉजी होती है ना, ये जो पूरी यूनिट है 4 चैप्टर्स की, ये बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है।
एनसीईआरटी से को समझना इस चैप्टर में बहुत डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल होता है ना, तो हमारे आगे से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल जाते हैं। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, हम इसको एनसीईआरटी रिव्यू करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहां पे भी कॉन्सेप्ट आएगा आई एक्सप्लेन यू, लेकिन हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे। तो हो सकता है देयर विल बी अ टाइम जब ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, ओके। क्योंकि जब हम बिल्कुल एनसीईआरटी रीड करते हैं, आपने कभी खुद भी फील किया होगा, अकेले बैठ के पढ़ते तो कभी कभार बोरिंग हो जाता है, होता है कि नहीं, Yo-yo, ma'am. है ना। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये बोरिंग हो जाए। अगर ये बोरिंग होएगा तो हम कोशिश करेंगे इसको ब्रेक करके बात कर ले, चिट चैट कर ले, कुछ भी कर ले, बट वी विल ट्राई, चाहे कुछ भी हो हम एनसीईआरटी पढ़ते हुए कवर करेंगे। क्लियर है सबको? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपने बताओ, अब आज इस बार कौन सा चैप्टर करोगे? अच्छा, तुम्हारे स्कूल एग्जाम भी चल रहे थे ना, अब तो हो गए? Yo-yo, ma'am. मैम अभी नहीं हुई खत्म। अभी शुरू हो रहे हैं। दिस वीक प्लान, अच्छा। तो इस वीक का प्लान क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस से कौन सा पार्ट रह गया था? मैम कैंप साइकिल और फैक्टर हाँ, कैंप साइकिल रहता था हमारा, कौन सा इन द मंडे को करना है? Yo-yo, ma'am. ट्यूसडे को क्या करेंगे हम लोग? फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन। बेटा फोटो रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से करना, फोटो रेस्पिरेशन पे बहुत क्वेश्चंस है पी वैल्यू पे। यो मैम वेडनेसडे को क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, गुड। और थर्सडे हाँ ग्लाइकोलाइसिस, हाँ हमने ये बनाया था। अब जिन बच्चों का जिनका स्कूल का एग्जाम हो गया, उनके पास टाइम बचा है, तो वो क्या करेंगे उस टाइम में? वो जाके रेस्पिरेशन नहीं पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन पढ़ने का मैं टाइम दे रही हूँ ना, तो जब भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तुम क्या करोगे? तुम फिजिक्स लगाओगे और केमिस्ट्री लगाओगे, क्योंकि नीट उसका क्वालिफाई नहीं होगा जिसके सिर्फ बायो में नंबर अच्छे है। नीट उसका क्वालिफाई होता है जो बाकी सब्जेक्ट्स में भी नंबर लाता है, राइट। तो तुम अपना, जिन बच्चों के पास एज है कि जिन्होंने पहले ही फोटोसिंथेसिस जब मैंने दिया था फर्स्ट वीक में, उन्होंने तभी पढ़ लिया पेन लेके, अब उनके पास टाइम है, तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में वो टाइम लगाओगे। क्लियर है? Yo-yo, ma'am. तो आपको मैंने बुकलेट्स तो दे रखी है, ठीक है, बुकलेट सबके पास है। अगर किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है मुझे बोल देना, आई विल सेंड फोटोसिंथेसिस का। आपको लोगों को लेक्चर्स भी वैसे मैंने भेज दिए थे, मिल गए थे ना? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. हाँ, दूसरी चीज, अगर किसी को भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए होते हैं प्रीवियस क्लास के ना, तो ग्रुप के पीए को बोल दिया करो। उन्होंने वैसे तो ग्रुप में लिंक भेजा है आपको कि आप कहाँ से वेबसाइट से स्टडी मटेरियल और क्लास रिकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको मैसेज किया करो, राइट। मेरे को कभी कभार, कल मेरे को बच्चे का 11:30 बजे मैसेज आ रहा है रात को कि मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं कहा मैं लैपटॉप लेके थोड़ी बैठी हूँ भाई, पीए से मांग, उनके पास वो पूरा फॉर्मेट पड़ा हुआ है। और लेकिन वो कह रहा मैंने मैम को मैसेज करा, पता नहीं मैम देखेगी या नहीं। मैं कहा 11:30 बजे तो कोई मैम नहीं देखेगी ना, तो अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर दिया करो क्लास के टाइमिंग से पहले, 5 बजे बोल दिया करो हमें, राइट। 11:30 बजे करोगे तो कौन आपको आंसर करेगा ना। मेरे से तो बाई चांस मैसेज देख लिया मैंने, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, राइट। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, ग्रुप में जो पीए है उनको बता दिया करो, 24 आवर्स उनको दिया करो। उनका भी एक वर्किंग आवर्स है, 6 बजे के बाद उनकी वर्किंग शिफ्ट खत्म हो जाती है। तो अगर आपको कुछ भी इमरजेंसी में चाहिए सो मेक श्योर आप पहले मांगो, और अगर आप बाद में मांग रहे हो तो 24 आवर्स का टाइम दिया करो, तो रिवर्ट आ जाएगा। आपके कौन है पीए ग्रुप के? मैम क्या बोला? आपके ग्रुप के पीए कौन है? आवाज नहीं आ रही क्या? हमें आसिफ सर का पता है, बाकी कोमल मैम नहीं है? नो मैम, तुम्हें पता नहीं है पीए कौन है? नो मैम। No, ma'am. अरे कार्टून कहीं के, पहले कौन थे? आगे मुझे ऐसे कैसे याद है कि लड़कियों के ग्रुप की कोमल मैम थी? No, ma'am. और some reason है बस कॉमन मैम है। आसिफ सर है, ठीक है। तो आसिफ सर को मैसेज छोड़ दिया करो, 24 आवर में आसिफ सर कर देते हैं यार, इज अ वेरी सिंसियर पर्सन, है ना। तो उनको मैसेज छोड़ दिया करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे, पर उन्हें 24 घंटे तो दो ना, हो सकता है ना वो भी अपने टाइम से मैसेज देखेंगे, है ना। चलो, तो डिस्कस कर लिए हमने दोनों प्लान दिसंबर तक और वीकली, राइट। चलो एनसीईआरटी रिव्यू करें। यो मैम। चैप्टर हमारा ये था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे यार, थोड़ी सी इकोलॉजी समझेंगे। देखो इकोलॉजी क्या है ना,
इकोलॉजी बहुत आराम से थ्योरी की तरह सर के ऊपर से टाप सकती है। ऐसा कभी होता है कि सामने वाले टीचर बोलता जा रहा है और तुमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ऊपर से Yo-yo, ma'am. हुआ है, मेरे साथ कॉलेज में बहुत हुआ है। मैं मेरे मुंह के आगे बोल रही हूँ, मैं उन्हें देख रही हूँ, पर मेरे ऊपर से ऐसे जा रहा है। मैं सच में सोच रही हूँ कि जंप कर कैसे रहा है, बाकियों के कैसे दिमाग में जा रहा है। होता है तुम्हारे साथ कभी कभी? फिजिक्स में हुआ था। मेरे साथ यार बायो में हुआ था, कोरोना बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट था। फिर मुझे लगा शायद मेरा फोकस डेफिशिएंट हूँ मैं, मतलब मेरे से मुझे फोकस नहीं होता। तो मैं सुबह सुबह ठंड में उठ के हॉस्टल से नहा के कॉलेज गई अर्ली मॉर्निंग क्लास में, और बिल्कुल आगे जाके बैठी। हॉस्टल वाले जल्दी जाते नहीं है नहा के सर्दियों में, लेकिन मैं गई थी उस दिन ये सोच के कि नहीं शायद मेरा फोकस में कमी हो। मैं फिर आगे जाके बैठी। आई रिमेम्बर 2 घंटे की क्लास थी वो। मैं ऐसे देख रही थी मैम को और बोर्ड को, और मैम को और बोर्ड को। मुझे कुछ समझ नहीं आया यार बोल क्या रहे हैं। और मुझे लास्ट मेरा मूवमेंट याद है जब मैंने अपनी आंखों को ऐसे खोला था कि प्लीज यार प्लीज कुछ तो समझ आ जाए। देन आई अंडरस्टूड कि ये सब्जेक्ट मुझे इनसे समझ नहीं आएगा। तो वो पूरा सब्जेक्ट मुझे मेरी जो मेरे मतलब मेरी हॉस्टल मेट थी उसने समझाया था। समटाइम हैपेंस, मुझे ऐसा लगता होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी रिव्यू में मैं जो इकोलॉजी आपको पढ़ाने वाली हूँ, इकोलॉजी का ऐसे ही है, कभी कभार ये टाप जाती है। ओके, तो जिसको समझ ना आए ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो बहुत इजी सी चीज है हम पूछ नहीं सकते। मेरे को बोल देना नहीं समझ आ रहा, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, बोल दोगे। हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में हम अपना इंटरेस्ट जगाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज ऊपर से ना टापे उसके लिए हमें इंटरेस्ट जगाना बड़ा जरूरी होता है। तो हर टॉपिक में हम इंटरेस्ट जगाएंगे, हम सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ना ये जो 4 चैप्टर है इसको हम सोचेंगे ग्लोबल एक्सपेक्ट से। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी में कहीं पे भी एकेडमिक्स में जाओगे, कोई भी एग्जाम दोगे इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम, ये 4 चैप्टर हर एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर जब तक आप किसी भी जॉब के लिए अपियर करने जा रहे हो ना, ये 4 चैप्टर आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसको हम ग्लोबल एक्सपेक्ट से समझेंगे। जब मैं बोलूंगी ना कि ओजोन लेयर है, तो तुमको ऐसा नहीं सोचना नीट के पेपर में क्या आता है, वो मेरा कंसर्न है, मैं बताऊंगी क्या आता है, ठीक है, वो मेरी दिक्कत है। लेकिन तुम सोचोगे कि ओजोन लेयर कैसे बनी होगी, अच्छा पूरी दुनिया में क्या होता है, कहाँ पे ओजोन लेयर में अंटार्कटिका में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां के लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। तो हम इसको डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे जो हमारे पास रियल डॉक्यूमेंट्रीज आती है, किसी के इंटरव्यूज आते हैं, उनको देखते हुए बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी को हम बहुत ही ग्लोबल एक्सपेक्ट में पढ़ेंगे। ये बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमको थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि मैम हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही। मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट कर रही, मैं तुम्हारे अंदर इकोलॉजी भरने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छा तरीका है। तो हम ट्राई करेंगे ये, ठीक है। तो अगर तुमको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, एट द एंड ऑफ सितंबर तुम इकोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन लगा के देखना, क्वेश्चन तुमसे सारे हो जाएंगे नीट के। लेकिन तुमको थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये लेक्चर ऐसे ही चलेंगे, तुमको पता नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर कब खत्म हो गया। तो ये ऐसे ही चलेंगे, राइट? चले फिर। तो जब आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खोलोगे, वहां देखो रामदेव मिश्रा जी दिखे आपको? आपके एनसीईआरटी के चैप्टर में जो लेफ्ट हैंड साइंटिस्ट लिखे हैं ना, वो सारे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा जबरदस्त इस वजह से। तो रामदेव मिश्रा जी की खास बात क्या है, इनको हम फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल की बात नहीं करी हमने, जब आएगा तब करेंगे। आज हम इनके बारे में पहले सुनते हैं कि ये कौन है। ये वो है जिन्होंने इकोलॉजी को यहाँ पे स्टेब्लिश किया। अब इकोलॉजी क्या है, देखो जहां पे भी वर्ड आ जाता है लॉजी, लॉगी का क्या मतलब होता है? स्टडी से रिलेटेड है। हाँ, स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी, है ना। तो इकोलॉजी का मतलब क्या है? इकोलॉजी, इको का मतलब क्या है? इको का मतलब है एनवायरमेंट प्लस ऑर्गेनिज्म। हाँ, ठीक है। जैसे हम सब मान लो एक ही रूम में बैठे, हम वर्चुअली क्यों इमेजिन करते हैं हम एक ही क्लास में बैठे हैं, ठीक है। इस टाइम हम एक दूसरे के आमने सामने। तो अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास जो भी है वो हमारा एटमॉस्फेयर है, मानते हैं? एटमॉस्फेयर है जो तुम्हारे अभी आसपास है। इन्वायरमेंट उससे थोड़ी बड़ी टर्म होती है। अब एक तो एटमॉस्फेयर होता है, हम जनरली बोलते हैं ना कि घर में बोल देते हैं कि बच्चा बिगड़ रहा है, इसका इन्वायरमेंट खराब है। सुना होगा कभी आपने कि आजकल शैतान हो गई है, इसकी सही। ऐसे इन्वायरमेंट से फर्क बहुत पड़ता है, आप किसके साथ घूमते हो उससे फर्क तो बहुत पड़ता है। आप ऐसे किसी के साथ घूमोगे ना जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, उसकी प्रायोरिटी बहुत अलग होती है। तो उसके लिए अलग है कि वो स्कूल जाए मजे करे, उसका अपना चल रहा है, वो सही है अपनी जगह, उसको नहीं करनी एंट्रेंस की तैयारी। लेकिन तुम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ना,
तुम्हारा उसका बिहेवियर देख के इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार ये तो मजे कर रही है, मैं भी मजे कर रही हूँ। 5 साल के बाद तुम देखो ना, तुम ज्यादा अच्छे से सेटल हो रहे हो, राइट, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास एटलीस्ट एक बच्चा जरूर रखना जो किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, तुम्हारे दिमाग पे बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। यो मैम। यो मैम। हम जितनी भी कॉलेज की दोस्त है ना, सारी महिलाएं स्पेशली, सबकी सब ऐसी है, सबके सब वर्किंग है या कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है। जो जहां भी काम कर रहा है वो उससे ज्यादा ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो इसका हम सब पे बहुत असर पड़ता है। अभी मेरी रूममेट की बीएड कंप्लीट हुई है, तो उसको देख के दूसरी को इंस्पिरेशन हुई है कि मैं भी अपनी आगे की एंट्रेंस की कर लूं। तो आपके एनवायरनमेंट आपको बहुत इम्पेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट है, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम यहाँ बैठे हो, हमारे आसपास इन्वायरमेंट है। अब मैं यहाँ पे सांस ले रही हूँ, तुम भी सांस ले रहे हो, तो तुम इन्वायरमेंट में क्या रिलीज कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब तुम सांस अंदर खींच रहे हो तो क्या ले रहे हो अंदर? मैम ऑक्सीजन। तो हम अपने इन्वायरमेंट से, बेसिकली मैं बात नहीं कर रही हूँ अपने आसपास की हवा से, पर क्या मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ? यो मैम। हाँ मोहित बोलो। हाँ, जो आपने बताया कि ऐसा कोई एक पर्सन होना चाहिए, अगर ना हो तो? अगर ना हो तो तुम्हारे ग्रुप में इस टाइम, मुझे हटा भी दोगे तो 61 स्टूडेंट्स है, तुम्हें भी हटा दो तो 60 स्टूडेंट्स है ना। तो कभी ना कभी तो व्हाट्सएप पे आती होगी ना बातें करने के लिए दोस्तों से, तो इनमें से किसी से दोस्ती कर ले, किसी एक इंसान से दोस्ती कर ले, लेकिन एक इंसान जरूर रखना जो तुम्हारे जैसा ही एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा दुख समझ आएगा। समझे? समझ आया मोहित? यस मैम। है ना। एंड आई नो कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ना कि हम तो जानते नहीं मैम, ऐसे कैसे हम उससे बात कर ले। लेकिन अगर तुम बात करोगे तभी तो जानोगे, बात ही नहीं करोगे तो जानोगे कैसे? तो किसी एक इंसान को मैसेज कर लेना और उससे पूछ लेना कि मेरे आसपास कोई नहीं है जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं है, तो चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। और चाहे उससे बहुत कुछ चीजें खुद करनी पड़ती है ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तुम्हें ही है, राइट। अब सब चुप। अब मैंने ये किया, हम लोगों ने क्या किया, हमने अपने एनवायरनमेंट से बात नहीं की, लेकिन हमने उससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किया ना, कार्बन डाइऑक्साइड दी उसको, ऑक्सीजन ली उससे, किया ना हमने? यो मैम इंटरेक्शन किया ना। तो इकोलॉजी क्या होती है, ध्यान से सुनो और वही अपने एनसीईआरटी पे लिख लो। कॉपी तो तुम्हारे पास है ही है, नोट्स तो मैं तुम्हें दूंगी, वही लिख लो। एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच की इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इकोलॉजी का मतलब ही यही है कि जो ऑर्गेनिज्म है आप उसकी स्टडी करो, जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करो, और इनके बीच इंटरेक्शन को भी स्टडी करो, ठीक है। दैट इज इकोलॉजी। अब रामदेव मिश्रा को हम क्यों कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी? मतलब इन्होंने इंडिया में इकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया। अब ये बहुत बड़ी बात है। तुम सोचो, आप लोगों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सुना है? नो मैम। BHU is one of the most prestigious university in India. BHU, आप में से बहुत बच्चे इसका नेक्स्ट ईयर पेपर दोगे, क्योंकि मैं तुमसे जबरदस्ती भरवाऊंगी। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंडिया की। रिसर्च में ये बहुत आ गया है, मतलब ग्लोबल लेवल पे लोग हमें BHU की रिसर्च की वजह से जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे इसरो की वजह से दुनिया में सब जानते हैं ना कि हम लोगों ने क्या क्या किया, वैसे BHU की रिसर्च इतनी फेमस है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने बॉटनी के डिपार्टमेंट में, ये देखो यहाँ से पढ़ेंगे हम, he established teaching and research in ecology at the department of botany of the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अगर आप में से किसी को बॉटनी में इंटरेस्ट है ना, और आप वहां का पेपर दोगे इकोलॉजी का, ठीक है, तो जब आप इकोलॉजी का पेपर दोगे, आप इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि इकोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट इन्होंने स्टैब्लिश किया है। तो इमेजिन करो एक यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट इन्होंने स्टैब्लिश करा है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है, इंडिया में इन्होंने इकोलॉजी का लेवल बढ़ाया, ठीक है। ये पहले थे जिन्होंने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बनाया इंडिया में। जैसे ग्रेजुएशन करते हैं ना, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो पहले कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन होती नहीं थी, इन्होंने उस चीज को एस्टेब्लिश किया, राइट। सो उसके बाद बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका ये कि इन्होंने जो अब हमारे पास इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की जो हमारे पास मिनिस्ट्री प्रेजेंट है, आप लोगों ने सुना है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज? यो मैम। हाँ, तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है ना, उसकी जो नींव रखी थी वो इन्होंने रखी है, ठीक है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो इनका नाम नहीं भूलना, क्लियर? मैम। मतलब बहुत ही तेज बारिश हो गई, आवाज आ रही है? नो मैम। नो मैम। बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत ज्यादा तेज।
रुक यार, ये मारेगी मुझे। चल, कितना टाइम बचा भी है? ओके चलो, पेज निकालो ये वाला एनसीईआरटी। मैम निकाल लिया। इस पेज में खास कुछ नहीं है, लेकिन आपसे 2 सवाल पूछ रहा है, आप क्या पढ़ना चाहते हो? देखो ये कह रहा है, 2 लाइन से जो इंपॉर्टेंट है, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। देखो जो वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक माइक्रोब है जो आसपास है, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन है तो एग्जिस्ट करता है ना। और एक मैं हूँ, मेरी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो हम 2 अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही बहुत मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हमारी है। यस मैम। मैम मैंने कहा था ना जाएगी लाइट, चली गई लाइट। बहुत तेज बारिश हुई है, कोई ना। इधर आओ, देखो देखो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सोचना और तुम मेरे को बताना, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? जितना तुम जैसा तुमको आता आंसर। We can try to understand its complexity by investigating processes at various level of logical organization. वो कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया कितना कॉम्प्लेक्स है और एक ह्यूमन कितना कॉम्प्लेक्स है। अपन कैसे जान सकते हैं? अगर हम ये देख ले कि ये कितने कॉम्प्लेक्स है अंदर से। कैसे? जैसे अगर मैं स्टडी कर लूं मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। तो मेरे को बताओ, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ तो सबसे छोटी टर्म क्या होगी? अगर मैं बता रही हूँ, लेट्स से क्लास में कौन है, लेट्स से प्रिया है, तो सबसे कौन सी सबसे छोटी चीज है जिससे प्रिया बनी है? सेल। What is the cell? देखो बायोलॉजी के केस में अपन सेल बोलते हैं, है ना? यो यो हिस्ट्री में क्या बोलते हैं? एटम। एटम ना, तो सब कुछ एटम से बना है। एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उसके बाद सेल आएंगे, ठीक है? तो मैं कह सकती हूँ एटम्स के बाद सबसे छोटी यूनिट एटम्स ही है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये इससे बड़े हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए, मैक्रो मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए तो उन्होंने जन्म किसको दिया? सेल्स को। सेल इकट्ठा हुआ तो सेल ने किसको जन्म दिया? ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर टिश्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेरी बोली है मैंने, ध्यान से सुनो। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, उनको टिश्यू कहते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ सेल है एक ही फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, अगर वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको टिश्यू नहीं बोलते, ठीक है? तो बहुत पुराना नीट का क्वेश्चन है ये, टिश्यू वाले चैप्टर से आता है। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। क्लियर? यस मैम। टिश्यूज एक साथ आए, टिश्यूज एक साथ आए तो उससे डिफरेंट ऑर्गन्स बने, हार्ट बना, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना। ऑर्गन जब बन गए तो मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया ना, प्रिया एक इंडिविजुअल बन गई, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया। इकोलॉजी में हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम इससे आगे से पढ़ेंगे, ठीक है? अब अगर ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म मतलब कि मैंने एक बच्चे की बात करी, लेट्स से मैंने बोल दिया प्रिया, ठीक है? तो शी इज वन ऑर्गेनिज्म, एक इंसान है। अब मैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कर दूं जो एक जैसे ही है, जैसे कि ह्यूमन होमो सेपियंस पुट कर दूं, तो मैं वर्ड क्या यूज करूंगी? स्पीशीज, ठीक है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक ही जैसे है और एक दूसरे से इंटरब्रीड करते हैं उनको हम स्पीशीज बोलते हैं। यानी ह्यूमन की स्पीशी अलग, डॉग की स्पीशी अलग, हम उनके साथ तो इंटरब्रीड नहीं कर सकते ना। तो स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड। नाउ नीट का ये क्वेश्चन बनता है, तो लिखो वहां व्हाट इज स्पीशी, ऐसे लिख लो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कॉपी में लिखना है, ठीक है? व्हिच कैन इंटरब्रीड। अपन जनरली इकोलॉजी में इसके बारे में भी नहीं पढ़ते, हम इसकी नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, व्हिच इज नोन एज पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन? आपने कभी सुना है? न्यूज में सुना हो, घर में न्यूज चल रही हो कि देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन पर्टिकुलर स्टेट की, किसी पर्टिकुलर स्टेट में लड़कियों की जो रेशियो है वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू लड़के, लड़कियां वहां कम मिलती है, लड़के ज्यादा मिलते हैं, ऐसा सुना है? जब वो बोलते हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? किस में बोलते हैं? वो नंबर में बोलते हैं या परसेंटेज में बोलते हैं? परसेंटेज में बोलते हैं, हाँ। तो देखो स्पीशीज में आप फिर भी कुछ नंबर में बात करोगे, पॉपुलेशन का मतलब होता है जब आप किसी परसेंटेज में बात करते हो। तो मैं इसे लिखूंगा ऐसे, इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विद एन डिफाइंड एरिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइंड एरिया मतलब मेरे को ये पता है कि बाउंड्री का है,
जैसे मैं बोलूं हिमाचल प्रदेश में जो लड़कियां हैं आफ्टर टेकिंग मेडिकल, हिमाचल प्रदेश में 75% लड़कियां नर्सिंग की तरफ जाती है। तो 75% गर्ल्स पॉपुलेशन ऑप्ट फॉर बीएससी नर्सिंग आफ्टर 12th ग्रेड। ठीक है, तो मैंने तुमको एक बाउंड्री बना दी ना कि हिमाचल प्रदेश में है, मैंने उसमें दिल्ली की पॉपुलेशन इंक्लूड नहीं करी, राइट। तो पॉपुलेशन में क्या होता है, आपको एरिया पता होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंडिया में क्या कहते हैं 60% फीमेल आर बेटर इन एजुकेशन देन मेल, तो मैंने पूरा इंडिया कवर कर लिया, लेकिन मैंने उसमें चाइना इंक्लूड नहीं किया ना। तो पॉपुलेशन का मतलब है कि आप तो एक इंसान की बात नहीं करोगे, आप उससे ज्यादा लोगों की बात करोगे। सबके सब सेम स्पीशीज से बिलोंग करते होंगे, सबके सब आपस में इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक एरिया डिफाइंड है। स्पीशीज में एरिया डिफाइंड नहीं है। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ तो वो अफ्रीका में भी हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन में हमेशा मुझे पता होगा कि कितने एरिया की वो स्टडी है। ये बात समझ आई? ठीक है, तो स्पीशी की डेफिनेशन सेम नीचे आएगी, कैन इंटरब्रीड, लेकिन आपने इसमें डिफाइंड एरिया ऐड करना है। ओके, और जर्नली पॉपुलेशन की कैलकुलेशन आपको परसेंटेज में मिलती है। क्लियर? यो मैम। पॉपुलेशन के बाद आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? अब मान लो आप अच्छा आप जहाँ रहते हो वो थोड़ा अलग सेटअप है। मान लो आप कभी शहर आओ, मैं जहाँ रहती हूँ मेरा भी सेटअप अलग है। तो कभी मुंबई वगैरह पिक्चरों में तो देखा ही होगा। वहां पे सुनी होगी ना, कोई सोसाइटी है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। अब उस सोसाइटी के अंदर इंसान रहते हैं। उन इंसानों में काफी लोगों के पास पेट डॉग्स है होंगे, किसी के पास पालतू बिल्ली भी होगी, राइट। वहां पे किसी ने अपने घरों में पौधे भी लगा रखे होंगे, प्लांट्स भी होंगे। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, कहाँ गई बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम कहते हैं ये पेज का है कि ये जो एरिया है ना, दिस इज अ कम्युनिटी। इस कम्युनिटी को अपन नाम दे देते हैं, हम इसको क्या देते हैं, क्या नाम दे इसे, किसी कम्युनिटी है ये तमन्ना कम्युनिटी। ठीक है, यो मैम। तो तमन्ना की कम्युनिटी हम बोल रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिटी के अंदर हमको दिख रहा है कि ह्यूमन भी रह रहे हैं इसके अंदर। हमें और क्या उनको दिख रहे हैं, कैट्स भी है, डॉग्स भी है और प्लांट्स भी है ना। तो डिफरेंट स्पीशीज रह रही है, क्या ये इंटरप्रेट कर सकते हैं? नो मैम। हाँ, तो व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ह्यूमन एक पॉपुलेशन बना रही है, कैट दूसरी पॉपुलेशन बना रही है, डॉग दूसरी पॉपुलेशन, प्लांट दूसरी पॉपुलेशन। तो व्हाट इज अ कम्युनिटी? कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, डिफरेंट पॉपुलेशन इन ए गिवन एरिया। ठीक है, क्लियर है? यो मैम। लिखा आप लोगों ने? यो मैम। ठीक, अब आगे कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम और उसके बाद आता है बायोम। अब ये थोड़ी बड़ी टर्म है, आगे आगे इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे। इतना क्लियर है सबको? मैम। अब इस चैप्टर में आगे क्वेश्चन क्या होता है, आपने कभी किसी जैसे बुलबुल को सिंग गाना गाते हो किसी ने सुना है? ऐसा लगता है मीठा लगता है या तुम्हें तीखा लगता है? मीठा। जब मैं 12th ग्रेड में थी ना, तो मेरी विंडो के पास आके वो सुबह 4 बजे गाती थी बुलबुल। हर रोज सुबह 4 बजे गाती थी। मैं स्कूल में थी तब, मुझे नहीं उठना था ना 4 बजे मुझे 6 बजे उठना था। मेरे को तब से दिक्कत है बुलबुल के गाने से तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते, इट्स ओके। लेकिन अगर हम बुलबुल गा रही है तो दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो वो बावली गा क्यों रही है, जो मैं हर रोज सुबह सोचती थी कि क्यों मेरी खिड़की के बाहर गा रही है, बहन कहीं और जाके गा ले। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब भी कोई इवेंट होता है। एक कि हाउ डज अ बर्ड सिंग, और एक व्हाई डज द बर्ड सिंग। मेरा सवाल था व्हाई डज द बर्ड सिंग, क्यों गा रही है, और गा क्यों रही है, क्यों गा रही होती है बुलबुल? खाने के लिए। हाँ, वो गाएगी और खाना उड़ के उसके पास आएगा। नहीं, बच्चों के लिए, लोगों को जगाने के लिए। बच्चों को जगाने के लिए, उसे इंडियन मदर से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बर्ड करती है। बेटा वैसे जनरली ना बर्ड ना कम्युनिकेट करती है। बहुत बढ़िया, सबका खराब है, वेरी गुड वो कम्युनिकेट एक दूसरे से ऐसे ही करते हैं। तो टू कम्युनिकेट विद अदर मेंबर ऑफ हर स्पीशी दिस सिंग। ठीक है,
तो वाई उसका हो गया कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। क्या कम्युनिकेट कर रही है? सीजनल वाइज वेरिएशन है, रिप्रोडक्शन के लिए कम्युनिकेट कर सकती है, किसी भी चीज के लिए कर सकती है। तो वाई था कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए गा रहे हैं। और हाउ डज द बर्ड सिंग? गा कैसे रही होगी? आवाज अंदर से निकालेगी, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी ना, यो मैम। राइट। नाउ हम लोगों ने क्या करना है, ध्यान से सुनने से। तो हाउ टाइप क्वेश्चन सीख द मैकेनिज्म। हाउ टाइप क्वेश्चन में हमने यही सीखा ना कि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रही है, तो हम हाउ टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं कि कोई प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म समझते हैं। वाई टाइप क्वेश्चन में हम उसकी सिग्निफिकेंस समझते हैं कि वो क्यों गा रही थी भाई, उसको कम्युनिकेट करना था, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हो सकता है वो रिप्रोडक्शन के लिए कर रही है। So for the first question in our example, the answer might be in terms of operation of the vocal cord, कि वो गा क्यों रही थी, कैसे गा रही थी, क्योंकि vocal cord की वजह से, वॉइस बॉक्स की वजह से, राइट। और सेकंड क्वेश्चन था कि क्यों गा रही थी, क्योंकि वो कम्युनिकेट करना चाहती थी दूसरों से ड्यूरिंग मीटिंग फेज में, ठीक है। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू, जब आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे ना साइंटिफिक माइंड से, तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑलराइट। यो मैम। कुछ फूल रात को खिलते हैं, दिन में नहीं। मोथ आपको रात को दिखते हैं, दिन में नहीं। नोटिस किया होगा कभी तुमने, है ना। जो पौधे होते हैं उनके पास, किसी के पास नेक्टर होता है, कोई प्लांट्स होते हैं जो इतने खुशबूदार होते हैं, राइट। सो ऐसा क्यों है कि जब मुर्गी चलती है उसके बच्चे उसके पीछे पीछे डगमगाते हुए चलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको नेचर में दिखने को मिलेंगे, राइट। तो हम धीरे धीरे इन्हीं क्वेश्चंस में, स्पेशली व्हाई डजंट बर्ड सिंग, हम इसको इकोलॉजी में आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आओ, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म कर रही हूँ, ठीक है। इस पेज पे आओ, मिला आपको ये पेज? अंडरलाइन करना है। देखो, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, एग्जैक्टली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सीधा नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। देखो, फैक्टर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो नॉन लिविंग है, जैसे आपके आसपास वाली एयर नॉन लिविंग है, उसके अंदर पाए जाना वाला बैक्टीरिया लिविंग है। बायोटिक का मतलब होता है कोई चीज जो लिविंग है, जैसे कि आप सभी लिविंग हो, राइट। यो मैम। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इंटरेक्शन है। एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं हूं और मैं तुमसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं तुमको ज्ञान दे रही हूँ, तुम भी ज्ञान ले रहे हो, फिर तुम भी आगे से मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम मुझे ज्ञान देते हो, है ना। तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन समझ लो। तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, घर में भी तो तुम इंटरेक्ट करते हो ना, राइट। यो मैम। तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, हम उसको स्टडी करते हैं, और कैसे ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं हम उसे भी स्टडी करते हैं। तो एनवायरनमेंट को वो क्या दे रहा है, जैसे तुमने कार्बन डाइऑक्साइड दी, और एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है, जैसे तुमने उससे ऑक्सीजन ले ली या पानी ले लिया। तो इस सभी को, इस पूरे ग्राफ को हम बोलते हैं इकोलॉजी, जब हम ये सब पढ़ते हैं। समझ आई? ठीक है। सो ये थी बिल्कुल बेसिक अबाउट इकोलॉजी। अब हम इसको आगे बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, पहले हम ये चैप्टर करेंगे, फिर हम इन्वायरमेंटल इशू करेंगे, तो थोड़ा आगे पीछे चल के करते हैं, नहीं तो बोरिंग हो जाता है। ओके, क्लियर है? ठीक है बेटा। ऑल राइट, अब किसी को कोई डाउट्स है तो बताओ, नहीं तो आप लोग